गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण को डिस्कस करेंगे। ब्रेग इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे? देखो, कोई हम क्रिस्टल जालक लेते हैं। ठीक है, तो देखो जालक जो होता है, क्रिस्टल जो होता है ना, वो कैसे बना होता है? हमारे पास जालक परमाणु होते हैं। ये देखो, ये होते हैं हमारे पास क्या? जालक परमाणु। लेट अस सी, मतलब ये जालक बिंदु होते हैं और इन पर क्या व्यवस्थित होते हैं? परमाणु। ऐसे ही ये और ये हम क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था क्रिस्टल जो होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? समतलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है? समतलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई क्या है? क्रिस्टल है। और ये क्या है? जालक बिंदु हैं। अब देखो, समांतर जो समतल होते हैं ना, वो कैसे बनेंगे? देखो, ये एक समतल हो गया, डैश 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 से दर्शा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रिस्टल को। ये दूसरा समतल हो गया इसके समांतर। ये तीसरा समतल हो गया हमारे पास समांतर। ये चौथा समतल हो गया। ऐसे बहुत से समतलों से क्या बनता है हमारे पास? क्रिस्टल बनता है। क्लियर है? और ये क्या होते हैं हमारे पास? ये देखो, ये होते हैं हमारे पास क्या? जालक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं ये? जालक परमाणु होते हैं, एटम होते हैं ये, है ना ये। अब देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास जालक होता है ना, इसके जो समतल होते हैं, प्लेन जो होते हैं, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है, जालक समतलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो होती है, वो हम कितनी लेते हैं? d लेते हैं। ये भी d है, ये भी d है, और ये भी क्या है? d है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? विवर्तन कैसे पढ़ेंगे? ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, परमाणु है ये, और परमाणु निश्चित दूरी पर होते हैं। ये समतल बता दिया मैंने, है ना। ये जो क्रिस्टल है ना, इस क्रिस्टलों पर हम क्या डालते हैं? एक्स किरणें डालते हैं। किसको आपतित कराते हैं हम? इन पर एक्स किरणों को आपतित कराते हैं। तो होता क्या है कि ये जो क्रिस्टल होता है, इसका प्रत्येक परमाणु एक्स किरणों को सभी दिशाओं में क्या कर देता है? प्रकीर्णित करता है। मतलब एक्स किरण आई, इधर चली गई, एक्स किरण आई, इधर चली गई। प्रत्येक परमाणु, ठीक है, प्रत्येक परमाणु एक्स किरणों को सभी दिशाओं में क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर देता है, फैला देता है इधर उधर। अब मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे ये है, यहाँ से कोई किरण आई, इधर चली गई, यहाँ से कोई एक्स किरण आई, इधर चली गई, यहाँ से कोई एक्स किरण आई, इधर चली गई। फैला दिया इसने इधर उधर। सारे परमाणु करते हैं ऐसा काम। अब जैसे ही हमारे पास ये एक्स किरण इस परमाणु पर आती है, तो यह द्वितीयक तरंगिका की तरह काम करती है, यानी कि ये स्रोत की तरह कार्य करता है। फिर यहाँ से एक्स किरण निकल जाती है, वही यहाँ से एक्स किरण निकल जाती है, यहाँ से एक्स किरण निकल जाती है। आई बात समझ में? दोबारा सुनो। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक एटम है, परमाणु है, इस पर एक्स किरण आ रही है। ठीक है, एक्स किरण आएगी तो इस पर पड़ेगी, एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका स्रोत। और ये क्या करेगा? इसको प्रकीर्णित कर देगा। यहाँ भेज सकता है इसको, यहाँ भेज सकता है, यहाँ भेज सकता है, यहाँ भेज सकता है। तो जो भी हम एक्स किरणें डालेंगे ना इस क्रिस्टल पर, इसका जो प्रत्येक एटम होता है ना, वो एक्स किरणों को क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, अब जो प्रकीर्णित एक्स किरणें होती हैं, जो प्रकीर्णित एक्स किरणें होती हैं हमारे पास, ठीक है, समांतर समतलों से जो प्रकीर्णित एक्स किरणें होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में जाती है ना, उनके बीच में हमारे पास होता है क्या? समपोषी व्यतिकरण। ठीक है,
क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, ऐसी किरणें क्या होंगी, परावर्तन के नियम पर परावर्तित होके चली जाती हैं। समपोषी व्यतिकरण होता है हमारे पास, इंटरफेरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, ये पढ़ रखा होगा आपने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण होता है किरणों के बीच में। अब देखो, इसको ही तो हमें समझाना है कि किस तरीके से हम ब्रेग समीकरण बनाते हैं। यही तो ब्रेग ने बताया, जितना मैंने अभी तक बोला है यही किसने बताया है, ब्रेग ने बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स किरणों को इस पर डालते हैं। ठीक है, एक्स किरणों को इस पर क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे मैंने ये एक एटम ले लिया, यहाँ से कोई एक्स किरण आ रही है और ये एक्स किरण क्या होगी, ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। सपोज कीजिए ये यहाँ पर कितने कोण पर आई, ये जो है ना, ये जालक है, ये समतल है, ये आ रही है इस समतल से कितने कोण पर, थीटा कोण पर आ रही है। कितने कोण पर आ रही है, थीटा कोण पर आ रही है। तो ये थीटा कोण पर ही क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। ठीक है, थीटा कोण पर आ रही है तो थीटा कोण पर ही क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यानी कि कौन सा नियम लग रहा है, परावर्तन का नियम लगता है। इसलिए हम इसे बोलते भी हैं क्या, परावर्तित एक्स किरणें। क्लियर है ये वाली बात। एक विशेष दिशा में जाएगी, समपोषी व्यतिकरण बनाएगी हमारे पास। ठीक है, अब एक किरण और लेते हैं। देखो, ये बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, परमाणु के बीच की डिस्टेंस होती है d। तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी किरण लेते हैं जो इसके कैसी आ रही है, समांतर आ रही है और इसके नीचे वाले तल पर आ रही है। देखो कौन से तल पर आ रही है, नीचे वाले तल पर। इस परमाणु से ये क्या हो गई, टकरा गई। ठीक है, इस परमाणु से क्या हो गई, टकरा गई। तो ये ऐसे ही इसके क्या चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्या चली जाएगी, इसके समांतर चली जाएगी। देखो आई बात समझ में या नहीं आई। पहली जो किरण है एक्स किरण, वो इधर आई, इससे परिकिरणित हुई, परावर्तन का नियम लग रहा है ना, और ऐसे चली गई। फिर इसी के समांतर दूसरी आ रही है और नीचे वाले एटम से टकराई और ऐसे ही समांतर आएगी तो समांतर ही वो क्या हो गई, चली गई। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, हमने ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमने इस तरीके से ये क्या मान ली, दो किरणें ले ली जो ये दर्शा रही है कि हमारे पास क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। अच्छा, ये एटम और ये एटम, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये भी हमें पता है कितनी है, d है। ये मैंने लिख दिया। d क्या है हमारे पास, d क्या है, व्हाट इज d, d क्या है, तल के मध्य की दूरी, तल के मध्य दूरी। ठीक है, समतल के मध्य दूरी बोले तो हम प्लेन के मध्य की दूरी होती है क्या, d होती है। ठीक है, इतना कर लिया। अब आप देखो इनमें क्या है कि ये जो हमारे पास ऐसे आ रही है हमारे पास, इस पॉइंट को चलो a मान लेते हैं हम, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं हम, b मान लेते हैं। अब किरण देखो, ये दोनों क्या आ रही है, साथ साथ आ रही है, पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है। अब ये किरण जो है वो इस पॉइंट पर टकराई, इस पॉइंट पर टकराई या नहीं टकराई, टकराई, और ये यहीं से ऊपर चली गई। और ये वाली जो है ये ऐसे जा रही है, फिर नीचे गई है, फिर ऐसे आई है, फिर इधर आई है, फिर दोनों समांतर निकल रही है। तो किसने ज़्यादा पथ तय किया, किसने ज़्यादा डिस्टेंस तय करी, ये दूसरी वाली ने, दूसरी वाली ने। तो इनके बीच में पथ का अंतर हो जाता है, ये ज़्यादा पथ तय करती है और ये कम पथ तय करती है, ऊपर वाली। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। तो हम देखो कैसे इसका पथांतर निकालते हैं। देखो यहाँ तक ये समांतर आ रही है, समांतर आ रही है। इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ देखो डैश डैश
ध्यान से देखना, डैश 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 डैश, तो ये इस पर कितना कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो ये ऐसे समांतर आ रही थी यहाँ तक, तो अब ये वाली फर्स्ट वाली तो यहाँ से चली गई, लेकिन ये सेकंड वाली अब कहाँ जा रही है, ये आगे जा रही है। ऐसे ही पता लग गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों समांतर जा रही है, मैं यहाँ से एक और रेखा खींचता हूँ, देखो लंबवत ऐसे, और ये कोण भी कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री बन रहा है। दिखाई दे रहा है 90 डिग्री? अरे यार नहीं देगा तो मान लेना। ये कितना हो गया, देखो 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ तक ये दोनों साथ साथ आई, बिल्कुल आई। अब पहली वाली तो ये चली गई, दूसरी वाली यहाँ आ रही है, फिर ये लौट कर यहाँ आई, और इसके बाद ऐसा लग रहा है दोनों ने बराबर। तो कितना पथ अतिरिक्त आ गया, देखो ये है ना, ये और ये इतना पथ क्या कर रही है, ये अतिरिक्त तय कर रही है। तो इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट सी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट डी दे देते हैं। आ गई बात समझ में? इसका तो पॉइंट क्या है, सी, और इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट डी। यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम। अतिरिक्त पथ कितना तय किया, सी बी बी डी, इतना तय किया। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो किरणें दोनों गई है 1 और 2, इनके बीच में पर्थांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, परावर्तित किरणों के मध्य, रिफ्लेक्टेड किरणों के मध्य क्या निकालते हैं, पथांतर निकालते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस का अंतर है वो निकाल लेते हैं, और वो कितनी डिस्टेंस होगी, देखो बी सी बी और बी डी, सी बी प्लस बी डी होगी। ठीक है, कितनी होगी, सी बी प्लस बी डी होगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पथांतर है, पथ का अंतर। इतना पथ ये ज़्यादा तय करेगी। अब इन सी बी और बी डी का हम क्या निकालेंगे मान, तो ट्रायंगल लेते हैं सबसे, क्या ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, और अब देखो इसमें यहाँ ये कोण, ये जो कोण थीटा कोण पर आ रही थी ये, और थीटा पर जा रही थी, तो ये भी कितने पर आएगी, देखो थीटा पर आएगी। कितने पर आएगी, ये थीटा पर आएगी। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये थीटा हो गया, और ये देखो ये डैश डैश वाली और ये डैश डैश वाली, ये टोटल कितना होगा, ये 90 डिग्री, और थीटा हट गया, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये अंदर वाला एंगल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 हो गया, ये 90 माइनस, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, देखो 90 तो हो गया ये वाला, ये अंदर वाला कितना होगा 90 माइनस क्या, थीटा, तो तीसरा कितना होना चाहिए, तीनों का योग होना चाहिए 180, तो ये कितना बन रहा है, दो कोनों का योग कितना बन रहा है, देखो 90 90 180 माइनस थीटा। अब कितना जोड़ें कि 180 बन जाए, प्लस थीटा जोड़ें, जिससे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 180, तो ये 90 का, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, ये होगा थीटा का। क्लियर है? ऐसे ही इस ट्रायंगल में निकालोगे, इस ट्रायंगल में निकालोगे, तो ये एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, थीटा। ये तो बच्चों वाली बात है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में आप किसकी वैल्यू निकालो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, किसकी हेल्प से, लाल बटे कक्का की हेल्प से। ये होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो ये थीटा है, तो ये हो गया हमारे पास लंब, और इसके सामने हो गया कर्ण, तो लंब क्या होगा, बी सी होगा, बी सी या सी बी, सदी से नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं। और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी साइन थीटा आएगी। ठीक है, ए बी साइन थीटा आएगी। ए बी क्या है, ए बी क्या है, डी है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी साइन थीटा आएगा। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, डी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, देखो ए बी डी लेते हैं,
ABD ट्राइंगल, ये त्रिभुज ABD में भी हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। दोनों ट्राइंगल सेम है। यहाँ पर देखो ये बाहर वही थीटा निकाल लोगे, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा अंदर, ये 90 बन रहा है ना पूरा, तो ये थीटा बनेगा ही नहीं बनेगा तल से, जैसे ये बन रहा है ये भी थीटा बनेगा। तो ये अंदर वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो तीसरा क्या होगा, ताकि 180 हो जाए, थीटा होना चाहिए वो ऐसे। दो कौन है 90 90 माइनस थीटा, तो तीसरा कितना होना चाहिए 180 हो जाए, थीटा जोड़ दो तभी 180 होगा, तो तीसरा कितना हो गया थीटा। ये तो जानते हो आप ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ इसमें, साइन थीटा की वैल्यू आएगी BD अपॉन AB, BD बटे AB। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा AB साइन थीटा आ जाएगा। तो BD इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, D साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पथांतर आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा, पथांतर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है CB प्लस BD। CB की वैल्यू कितनी है या BC की वैल्यू कितनी है, D साइन थीटा प्लस BD की वैल्यू कितनी है, ये रही ना D साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पथांतर आ जाएगा 2D साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों किरणों के जो बीच में है, ये विवर्तित किरणें आई है, प्रकिरणित किरणें आई है, हमारे पास एक्स किरण आई है, इन दोनों के बीच में जो पथांतर होगा वो कितना होता है हमारे पास, 2D साइन थीटा होता है। कितना होता है, 2D साइन थीटा। अब देखो ये निश्चित दिशा में जा रही है ना, तो ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रही है ना। ऐसी स्थिति में हम समपोषी व्यतिकरण देखते हैं। ये कौन सा व्यतिकरण के लिए कंडीशन फॉलो करती है, समपोषी। तो देखो इसमें एक कंडीशन और लगाते हैं हम समपोषी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए इंटरफेरेंस पढ़ा होगा आपने। समपोषी व्यतिकरण कब होगा, है ना, समपोसिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब जो पथांतर है, पथ का अंतर होना चाहिए किरणों के बीच में, वो कितना होता है हमारे पास, n लैम्बडा होता है। लैम्बडा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है किसकी, एक्स किरण की। ठीक है, तो अब देखो ये भी पथांतर का फॉर्मूला हो गया, ये भी हमारे पास पथांतर का फॉर्मूला हो गया, ये व्यतिकरण से हो गया, ये किरणें जा रही हैं, और ये हमने इस डायग्राम से निकाल लिया। दोनों को इक्वल कर दो तो क्या आएगा, 2D साइन थीटा बराबर कर दो, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ब्रेग समीकरण बोलते हैं, ब्रेग इक्वेशन बोलते हैं हम। ठीक है, ब्रेग इक्वेशन बोलते हैं हम। क्रिस्टल की पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 2D साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, n लैम्बडा। यही क्या कहलाता है, ब्रेग संबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ये D जो होती है, दो जालक के बीच की, जालक तलों के बीच की दूरी होती है, ये भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर हम D इज इक्वल टू क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, n लैम्बडा अपॉन D इज इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्बडा अपॉन कितना, 2 साइन थीटा। यदि हमें लैम्बडा पता हो, थीटा पता हो, तो हम किसकी क्या निकाल सकते हैं, D क्या है हमारे पास, दो जालकों के, जालक तल के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अब देखो न्यूनतम मान साइन, ये D मिनिमम दूरी निकाल सकते हैं यदि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, मैक्सिमम हो। क्योंकि देखो ये ऊपर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। थीटा जितना कम होगा ये D का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ये पद जितना कम होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये क्या होगा, कम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, तो D कैसा मिलेगा हमारे पास, मिनिमम मिलेगा। और D मिनिमम कितना होगा, n लैम्बडा अपॉन क्या, 2 होगा। ठीक है, n लैम्बडा अपॉन क्या होगा,
2 होगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ब्रेग इक्वेशन निकाल लेते हैं, ब्रेग समीकरण निकाल लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, आगे की जो टॉपिक्स हम करेंगे उनमें काम में आएगा। केमिस्ट्री में आप लिखते हो तो प्रूफ भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं तो अब पढ़ लिया हमने, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।